Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 18 for Intro Part 1 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन अबाउट बायोलॉजी. और इसके अंदर आजकल का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द सर्विस ऑफ बायोलॉजी फॉर मैनकाइंड. कि मैनकाइंड के लिए, इंसानियत के लिए, इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बायोलॉजी कहाँ कहाँ पे किस तरह से यूज़फुल है. तो जब हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट किया था अबाउट द सर्विस ऑफ बायोलॉजी फॉर मैनकाइंड, तो उसमें हम लोगों ने डिफरेंट यूज़फुल एस्पेक्ट्स देखे हैं बायोलॉजी के हमारी लाइफ में. इससे हमें पता चलता है, इन एस्पेक्ट्स को हम जब स्टडी करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ बायोलॉजी इन आवर लाइफ. बायोलॉजी को स्टडी करना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना, उनके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना, उनको समझना, ये हमारे लिए किस हद तक फ़ायदेमंद हो सकता है. बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज़म की जब हम स्टडी करते हैं तो उससे ना सिर्फ हम अपने बारे में, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जो बेसिक यूनिट्स हैं, सेल्स हैं, ऑर्गेनलीज हैं, ऑर्गेन्स हैं, तकरीबन सेम हैं, सिमिलर फंक्शंस कर रहे हैं हायर एनिमल्स के, ह्यूमन बींग्स के. तो जब हम इन चीज़ों को समझते हैं, हमें सारे प्रोसेसेस का आइडिया होता है, हम ह्यूमन बॉडी की वर्किंग के बारे में भी पता कर रहे हैं, हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट हम ये भी देख रहे हैं कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं उनकी बॉडीज़ के अंदर, हम उन प्रोसेसेस को या उन एक्टिविटीज़ को किस तरह से अपने यूज़ में ला सकते हैं, किस तरह से उनको अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं विदाउट डैमेजिंग आवर इन्वायरमेंट. तो इस सारे रोल में बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. बिकॉज बायोलॉजी ही वो साइंस है, ही वो फील्ड है साइंस की जो कि हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तमाम एस्पेक्ट्स को स्टडी करने में हेल्प करती है. तो जब हम लोग सर्विस ऑफ बायोलॉजी फॉर मैनकाइंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसमें सबसे मेन हमने पढ़ा था अबाउट द फूड प्रोडक्शन, कि किस तरह से हम लोग फूड प्रोड्यूस करते हैं, अपने जो प्लांट्स है जो ग्रो करते हैं, जो क्रॉप्स हैं उनकी यील्ड को किस तरह से बेहतर बनाते हैं, उनको किस तरह से डिसीज़ रेजिस्टेंट बना सकते हैं, उनको ज़्यादा से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फूड किस तरह से हासिल कर सकते हैं. उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि डिसीज़ को किस तरह से मैनेज किया जाता है, डिसीज़ को कंट्रोल किस तरह किया जाता है बाय यूजिंग दिस फील्ड ऑफ बायोलॉजी. क्योंकि हम लोग जब बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट्स स्टडी कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो हम लोग फिर उसकी मदद से ये भी देख सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं वो क्या उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उनको किस तरह से स्टॉप कर सकते हैं, उनको किस तरह से किल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं डिसीज़ की स्प्रेड को. आज जो मैं आई हूँ इन दिस लेक्चर, मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ, दैट इज़ क्लोनिंग. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. अभी तक आपने इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में पढ़ा भी होगा, अदरवाइज इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग भी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है. मॉडर्न आप कह सकते हैं. क्लोनिंग जो है फर्स्ट टाइम 1997 में सक्सेसफुल हुई थी, लेकिन आप इसको फिर भी कंसिडर कर सकते हैं कि दैट इट इज़ वन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ दैट वी हैव गॉट फ्रॉम बायोलॉजी. तो क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज्ड फॉर अचीविंग द यूजेनिक एम्स. अब ये यूजेनिक एम्स क्या हैं? यूजेनिक एम्स वो एम्स हैं जो कि ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन की लाइफ के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए जो एम्स हैं उनको हम लोग यूजेनिक एम्स कहते हैं. क्लोनिंग है क्या? किस तरह से यूजेनिक एम्स हासिल किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग. तो यूजेनिक एम्स क्या है? जो कि ह्यूमन लाइफ के को बेहतर बनाने के काम आते हैं. ह्यूमन लाइफ के अंदर अगर कोई डिसीज़ है उसको किस तरह से उसको इरेडिकेट किया जा सकता है, कोई बेनिफिशियल ट्रेट्स किस तरह से ह्यूमन बींग्स के अंदर लाए जा सकते हैं. दीज आर ऑल यूजेनिक ट्रेट्स, और इनके लिए क्लोनिंग का प्रोसेस जो है एक एक्सीलेंट प्रोसेस है. अब क्लोन होता क्या है? तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्हाट इज़ क्लोन एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग. तो क्लोन जो है इट इज़ डिफाइंड एज अ सेल. ये एक सेल भी हो सकता है और एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल भी हो सकता है. और उस सेल या उस इंडिविजुअल की जितनी भी ए सेक्शुअल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ए सेक्शुअल ऑफस्प्रिंग है मतलब कि अलोन पेरेंट होगा वो सेल या फिर वो इंडिविजुअल. तो यू कैन सी यहाँ पे हम लोग बात एक छोटे से सेल से भी कर रहे हैं. सेल जब डिवाइड होते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, तो माइटोसिस के अंदर सेल जो है दैट इज़ यू कैन से एसेक्सुअली प्रोडक्शन है कि एक सेल फर्दर आगे दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा. ये दोनों सेल्स अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपीज़ भी हो सकते हैं.
इसी तरह अगर एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो उसके उस इंडिविजुअल के क्लोन कहलाएंगे। याद रखें माइंड में कि ये इंडिविजुअल प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, इवन ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं अगर उनके क्लोन बनाए जाएँ, उनकी कॉपीज़ बनाई जाएँ। तो जितने भी ये क्लोन बनेंगे, मतलब कि जितने भी ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, दीज ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। जिस पेरेंट से आए हैं, जिस पेरेंट से ये बने हैं, ये उनकी एग्जैक्ट कॉपीज़ हैं। जो जो उनका जेनेटिक मेकअप है वो ही इन ऑफस्प्रिंग्स का भी होगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ क्लोन। और ये ऑफस्प्रिंग चेंज कब हो सकते हैं अपने पेरेंट्स से? अगर कोई म्यूटेशन हो जाए उनके जेनेटिक मटेरियल में, उनके हेरिडिटरी मटेरियल में, ड्यूरिंग आफ्टर दीज ऑफस्प्रिंग्स आर बॉर्न, तो ये जो म्यूटेशन की वजह से उनके जेनेटिक मेकअप में कोई चेंज आ सकता है। अदरवाइज दे आर द एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ देयर पेरेंट्स। तो जनरली अगर हम लोग आम तौर पे बात करते हैं तो कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो कि रिप्रोड्यूस करता है नेचुरली बाय क्लोनिंग। However, some plants and some plants and several insects can do the process of cloning. और कुछ जो हैं कुछ ख़ास सर्कमस्टांसेस में करेंगे क्लोनिंग का प्रोसेस, और कुछ जो हैं वो नॉर्मली रेगुलरली भी करेंगे। आपने माइंड में ये रखना है कि एनिमल्स के अंदर कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो कि क्लोनिंग के प्रोसेस को करेगा। ह्यूमन बींग्स क्लोनिंग के प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई भी ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट की आइडेंटिकल कॉपी नहीं होता। हाउएवर इन द केस ऑफ प्लांट्स एंड इन द केस ऑफ इंसेक्ट्स, नॉट ऑल प्लांट्स एंड नॉट ऑल इंसेक्ट्स, सम प्लांट्स एंड सम इंसेक्ट्स कैन डू द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। कुछ ऐसे प्लांट्स और इंसेक्ट्स हैं जो कि किसी ख़ास सिचुएशन में, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, कोई ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, कोई किसी ऐसी कंडीशन का सामना कर रहे हैं, तो तब वो क्लोनिंग का रास्ता अपनाएंगे। नहीं तो कुछ प्लांट्स और इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे, चाहे सिचुएशन फेवरेबल है या नॉन फेवरेबल है, वो हर सिचुएशन में क्लोनिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। तो क्लोनिंग में जितने भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल कॉपीज़ होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल कॉपीज़ होते हैं। तो क्लोनिंग जो है, अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ें कि प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स में, तो यहाँ पे ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन बींग्स का कोई भी अमल दखल नहीं है। ये कुदरत की तरफ से प्लांट्स और इंसेक्ट्स में क्लोनिंग का प्रोसेस हो रहा है। हाउएवर जो आर्टिफिशियल क्लोनिंग थी दैट वाज डन इन 1997 इन स्कॉटलैंड, एंड इन दैट ईयर दे सक्सीडेड इन क्लोनिंग अ शीप। वो उन्होंने सबसे पहले शीप को क्लोन किया था, शीप की जो है आइडेंटिकल कॉपी बनाई थी उसके ऑफस्प्रिंग। अदर मेमेलियन स्पीशीज़, शीप के अलावा डिफरेंट अदर मेमेलियन स्पीशीज़ जैसे कि माइस हैं, काउस हैं, उनको भी अब तक जो है क्लोन किया जा चुका है। उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके पेरेंट्स से एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाई गई हैं क्लोन की मदद से। इस प्रोसीजर में क्या होता है कि एक फर्टिलाइज्ड एग लेते हैं, फर्टिलाइज्ड एग का न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाता है और उस न्यूक्लियस को डाल दिया जाता है किसी और एनिमल के अंदर। अब क्या होता है कि वी गेट अ फर्टिलाइज्ड एग, हमने फर्टिलाइज्ड एग लिया, इसके अंदर से ये न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया और यहाँ पे एक और जो हमारा पेरेंट होगा इस क्लोन का, उसका न्यूक्लियस लाके इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब ये जो न्यूक्लियस निकला था वो जिस भी पेरेंट का दो पेरेंट्स का मिक्सचर था, यानी कि मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट का, तो उसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस आ सकती थी। और न्यूक्लियस के अंदर ही सारा जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए न्यूक्लियस को निकालना है और उसको रिप्लेस करना है किसी ऐसे एनिमल के साथ जिसका आप, किसी ऐसे एनिमल के न्यूक्लियस के साथ जिसका आप क्लोन बनाना चाहते हैं। तो ये वो न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर वो सारा जेनेटिक मटेरियल है, सारा हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि हमारा रिक्वायर्ड एनिमल है जिसकी आपने क्लोनिंग करनी है। जबकि ये वो न्यूक्लियस है जिसके अंदर डिफरेंट जेनेटिक्स हैं, डिफरेंट हेरिडिटरी मटेरियल है जो हमारे काम का नहीं है। तो हम उस न्यूक्लियस को रिमूव करके अपने काम वाला न्यूक्लियस उस फर्टिलाइज्ड एग के अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब ये जो जायगोट यहाँ पे बनेगा, इसे हम लोग ऑल्टर्ड जायगोट कहेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने चेंजेस क्रिएट कर दी हैं। इसको दोबारा से एक सुइटेबल वूम के अंदर
दोबारा से इंसर्ट कर दिया जाता है और ये उस वूम के अंदर रहेगा जब तक इसकी सारी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती, लाइक अ नॉर्मल ऑफ स्प्रिंग। तो अब ये जो नया इंडिविजुअल बनेगा जिसके अंदर ये ऑल्टर्ड जाइगोट था, जिसके अंदर ये न्यूक्लियस चेंज हुआ था, तो उसकी वजह से जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो अपने पेरेंट की, वो पेरेंट नहीं जिसके अंदर उसको इंसर्ट किया, बल्कि वो पेरेंट जिससे उसका न्यूक्लियस लिया गया था उसकी वो एग्जैक्ट कॉपी होगा। दस क्लोनिंग कुड मेक मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ अ डिज़ायर्ड जीनोटाइप। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एनिमल है, फॉर एग्जांपल जैसे शीप की क्लोनिंग हुई थी, या आपके पास काऊ है, हैन है, माइस है, कुछ भी ऐसा एनिमल है जिसके आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पसंद हैं, वो आपको फ़ायदा दे रहा है, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ अ गोट या शीप, उसके ऊपर जो लेदर है वो अच्छी है, उसका मिल्क प्रोडक्शन अच्छी है, उसके अंदर मीट प्रोडक्शन अच्छी है, वो हेल्दी है, उसके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पसंद हैं, तो आप उसकी क्लोन बना के उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना दें। तो आप डिफरेंट एग्स, फर्टिलाइज्ड एग्स लें, उनके अंदर से न्यूक्लियस रिमूव करके उस अपने पर्टिकुलर पसंदीदा गोट का आप उस आपके अंदर न्यूक्लियस इंसर्ट कर दें और उस अल्टर्ड जाइगोट को दोबारा से किसी कुछ यू कैन से स्वीटेबल वूम के अंदर इंसर्ट कर दें। तो हालांकि वो डेवलपमेंट उनकी जो पूरी प्रोसेस होगा वो किसी और एनिमल के अंदर हो रहा है, लेकिन जिस एनिमल का न्यूक्लियस लिया था ज़रूरी नहीं उसी एनिमल के अंदर आप ये जाइगोट को इंसर्ट करें, आप दूसरे एनिमल के अंदर भी कर सकते हैं। तो जिस एनिमल का आपने न्यूक्लियस लिया था उसकी सारी ये कॉपीज़ तैयार हो जाएंगी, लाइक अ फोटो कॉपी मशीन है जो कि एग्जैक्ट पेरेंट के साथ मैच करेंगी। ये एक तरीका हो गया क्लोनिंग का। देर इज़ अनदर टाइप ऑफ क्लोनिंग जिसमें सिंगल एग या फिर अर्ली एम्ब्रियो लिया जाएगा इन वन और मोर और और उसको एम्ब्रियो को डिफरेंट एम्ब्रियोज़ के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। या तो आप एक सिंगल एग ले लें और उसके अंदर कुछ ऐसा इसके ऊपर केमिकल्स वगैरह इंसर्ट करें, कुछ ऐसा प्रोसीजर इसके ऊपर करें कि ये सेल अकेले ही, वरना तो एक एग एक स्पर्म के साथ मिलके जब फर्टिलाइज होता है तभी वो आगे डिवीजन स्टार्ट होगी और पूरा ऑफस्प्रिंग बनेगा। लेकिन अगर एक सिर्फ सेल लें, एक एग लें और उसके ऊपर कुछ ऐसा प्रोसीजर करें कि एग खुद ब खुद डिवाइड होना शुरू हो जाए, तो अब आप समझ सकते हैं जिस पेरेंट का ये एग था वही उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक उस पेरेंट के अंदर होंगी और ये उस पेरेंट का क्लोन बन जाएगा। सिमिलरली या तो आप एम्ब्रियो लें, एम्ब्रियो का क्या मतलब है, जो कि पेरेंट्स की वजह से, पेरेंट्स की गैमेट्स की फ्यूजन की वजह से बना हुआ है। आप उस एम्ब्रियो को, सेल्स को, यानी एम्ब्रियो क्या है, अ बॉल ऑफ डिफरेंट सेल्स, तो ये इनके अंदर ये जो एम्ब्रियो का जो बॉल ऑफ डिफरेंट सेल्स है, इनके अंदर जितने भी सेल्स होंगे दे वुड हैव सेम जेनेटिक मटीरियल। तो अगर आप इन सेल्स को सेपरेट कर लें एम्ब्रियो के और उनको अलग अलग हिस्सों में करके उनको दोबारा से डिवाइड करवाएं, तो वो जो एम्ब्रियो के जो सेल्स होंगे जो आगे चल के ऑफस्प्रिंग में बनेंगे वो अपने जो एम्ब्रियो था जो आपने लिया था उससे मैच करेंगे और उस आइडेंटिकल ट्विन्स एक दूसरे के बन जाएंगे। सो इस सूरत हाल में ये जो फर्स्ट केस है जिसमें आपने जस्ट एक अनफर्टिलाइज्ड एग लिया और उसको डिवाइड करवा दिया, इसमें ये जो एग है वो अपने पेरेंट, फीमेल पेरेंट की कॉपी होगा। लेकिन अगर इस केस में हम लोग देखते हैं कि जिसमें हमने एम्ब्रियो लिया और उसको, उसके सेल्स को आपस में अलहदा करके उनको दोबारा डिवाइड करवाया और उनको ग्रो करवाया, तो ये जो इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो दोनों पेरेंट्स की आएंगी, मेल पेरेंट एज वेल एज फीमेल पेरेंट। तो इस तरह की जो क्लोनिंग है ये कैटल्स में, फार्म एनिमल्स में आमतौर पर देखी जाती है। सो मैन इज़ लाइकली टू अडॉप्ट क्लोनिंग टेक्निक फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल एनिमल्स ऑफ नोन पेडिग्री सच एज हॉर्सेस। अब एनिमल्स के अंदर भी हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स के अंदर डिफरेंट पेडिग्रीज होती हैं, उनकी मुख्तलिफ नस्लें होती हैं, कुछ नस्लें बहुत फ़ायदेमंद हैं, कुछ नस्लें हैं जो नॉर्मल सी हैं। सो ह्यूमन बींग्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्लोनिंग के प्रोसीजर को, ताकि अपनी मनपसंद के जानवर के क्लोन कर सकें, उनकी कॉपी बना सकें और अपनी पसंद की जो पेडिग्री है, जिसकी अच्छी क्वालिटी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सकें। सो कुछ जगहों पे यहाँ पे कहा जाता है कि देयर आर द ह्यूमन बींग्स आर मेकिंग अटेम्प्ट टू क्लोन ह्यूमन एम्ब्रियो विच दे बिलीव कैन सर्व एज ट्रांसप्लांट डोनर। तो कुछ कुछ जगह पे अभी ये भी कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स के एम्ब्रियो बनाए जाएं, ह्यूमन बींग्स के क्लोन बनाए जाएं, ताकि वो जो क्लोन होंगे उनको ट्रांसप्लांट डोनर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन इस इशू पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है क्योंकि ये ह्यूमन एथिक्स के ख़िलाफ़ है और इसीलिए ह्यूमन क्लोनिंग अभी तक कहीं पर भी इजाज़त नहीं मिली है। एनिमल्स के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं, प्लांट्स के डिफरेंट क्लोन्स बनाए जा चुके हैं, बट इन द केस ऑफ ह्यूमन्स अभी तक ये अलाउड नहीं है। काफ़ी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, एथिकली ये अलाउड नहीं है कि ह्यूमन बींग्स के क्लोन बनाए जाएं। सो दैट इज़ वाई cloning is done on plants, on animals, for improving the pedigree, for improving the qualities,
and removing those qualities या those characteristics that are not beneficial for human beings. तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको क्लोनिंग के बारे में एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।